सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा द राइट एंड एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह रिपोर्ट नवंबर में यूएनएचआरसी सप्ताह के दौरान प्रकाशित की जाएगी। यह रिपोर्ट न केवल अपने अधिकारों के प्रति पर बच्चों की धारणा को सामने लाएगी, बल्कि देश में बाल अधिकारों की वार्षिक स्थिति को भी प्रदर्शित करेगी, जिसको लेकर दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, जिसमें बच्चों की जरूरतें, अधिकारों, नीतियों और योजना को केंद्र में रखने के लिए एनजीओ द्वारा आयोजित एक चर्चा में भारत सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा और जरूरतों को पूरा करने की योजना बनी, जिसकी नीतियों और कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी होगी। बच्चों के हक के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ कई पैनल में बैठे विशेषज्ञों ने कई बातें कही, जिन्होंने बताया एसडीजी को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही के इस दशक में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण बाल अधिकारों के मुद्दों की जांच करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जो एसडीपी पर भारत के प्रदर्शन के लिए प्रासंगिक होगी। और यह रिपोर्ट भी काफ़ी उपयोगी होगी। इसमें बच्चों की बात की गई है। इस पैनल में खासकर महामारी कोरोना के दौरान बच्चों को कई सारी दिक्कत हुई, उसके ऊपर भी चर्चा की गई, जैसे कि बच्चों को पोषण नहीं मिल पाया, उनकी पढ़ाई छूट गई और कई बच्चे ऐसे थे जिनकी पढ़ाई लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास के चलते छुड़वा दी गई और कई बच्चों की चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी करी गई, जो कि बहुत मुश्किल दौर था बच्चों के लिए, जहां बच्चे तनाव से जूझ रहे थे। अब इसी से उभरने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। जिस पैनल में बैठी 18 वर्षीय निशा एक बाल अधिकार चैंपियन और सबसे कम उम्र की पैनलिस्ट थी, जो कि बचपन से ही अपने परिवार के साथ काम कर रही है और सभी मुश्किलों के बावजूद भी शिक्षा प्राप्त कर रही है। उनका कहना है कि वह खुशनसीब है कि लॉकडाउन के दौरान अपनी शिक्षा जारी रख पाई और वह सभी बच्चों की सामूहिक आवाज़ बनना चाहती हैं और ऐसे राष्ट्र की मांग करती हैं जहां पर हर बच्चा जीवित रह सके और आगे बढ़े, जिसको लेकर पूरी पैनल हुई और खास चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपना योगदान दिया और नीति के लिए अग्रसर हुए। सेव द चिल्ड्रन को लेकर प्रोग्राम किया गया है। कुछ दिन पहले भी ये शुरुआत की गई थी। किस तरीके से देखते हैं? जी, बच्चों की समस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोविड टाइम में समस्या ज़्यादा ही बढ़ गया है। हिंदुस्तान की सभी जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जहाँ समस्या नहीं है। और इस समस्या को समझने के लिए और समझने के बाद उसका सुझाव निकालने के लिए इसी तरह सभी तरह प्रकार के स्टेक होल्डर्स को साथ ला करके या कार्यक्रम करा के, उसमें रिसर्च करा के, उसमें स्टडी करा के और उनका व्यूज़ लेने के बाद एक कार्यक्रम बना करके करने से बहुत फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है, मगर गवर्नमेंट के साथ जो सिविल सोसाइटी का भी काम है ना, बहुत बड़ा है। तो हर चीज़ गवर्नमेंट तो कर नहीं पाएंगे। ये सिविल सोसाइटी का सेव द चिल्ड्रन का इनिशिएटिव है, बहुत अहम का इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ इसके चलते बच्चों के जो एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसको रोकने के लिए और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने के लिए और जो होता है उसको बचाव करने के लिए, उसका रिलीफ के लिए, उसका पुनर्वास के लिए बहुत आगे बढ़ाने का, अच्छा कार्य करने का स्कोप है। समय में भारत में कुपोषण के शिकार भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे देखे जा रहे हैं। बच्चों के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं? बच्चे जो कुपोषण के शिकार देखे जा रहे हैं, कुपोषण कुपोषण बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन कई प्रकार का होता है, जैसे बाल व्यापार में, बाल विवाह में और उनका ऑर्गन ट्रेड में, इसी तरह का। और मिसिंग चिल्ड्रन, जो बच्चे लापता कहा जाता है, बच्चे भागते नहीं हैं, बच्चों को भगा जाता है। तो इस तरह के इसमें बच्चों को जो मिसिंग चिल्ड्रन का भी बहुत बड़ा लिंकेज है इसमें पूरे हिंदुस्तान में। अभी कोविड टाइम आप देखो ना, कोविड टाइम में चाइल्ड लाइन ने हिंदुस्तान के सभी जगहों पर इतने सारे बच्चों को रेस्क्यू कराया। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ के लोकल बच्चे तो है नहीं, बाहर के बच्चे। वहाँ आपके बच्चे सेफ है घर पर, तो हैदराबाद में मिजोरम के बच्चे या मणिपुर के बच्चे आएगा कैसे? तो बच्चे वहाँ सेफ नहीं है। तो मेरा पॉइंट है कि साहब, हिंदुस्तान में जब हम लोग सब अपने को सेफ समझते हैं, हमको बाहर देखना चाहिए कि बच्चे भी सेफ है कि नहीं। अपने बच्चे नहीं, बाकी लोग। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा था सभी जगह, और जो बच्चे हैं उनको ट्रैफिक के लिए किस तरीके की मुश्किलों का करना पड़ा? बेटे, कोविड टाइम में एक तो है उनका पलायन कराया गया, मैंने माइग्रेशन के नाम पर उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, मैंने मानव व्यापार बोलते हैं उसको, इवन चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुआ है। नंबर 2, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, घर के अंदर उनका यौन शोषण कई जगह बढ़ गया है। कई जगह रिपोर्टेड है, कई जगह रिपोर्ट नहीं है,
तमिलनाडु में 3 गुना बढ़ गया, केरला में 4 गुना बढ़ गया। ये नहीं कि केरला में ही होता है, वहाँ नहीं होता है, सभी जगह होता है, कहीं रिपोर्टिंग होता है, नहीं होता है। मैंने घर के अंदर उनका एक्सप्लॉयटेशन कई प्रकार के हो गया। अब एक स्टडी किया है यहाँ दिल्ली में एक NGO ने, उसमें एक इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड, उसने देखा कि साहब 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान के 50 लाख लोग चले गए इंटरनेट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी खोजने के लिए। अरे इस आबादी कौन है भाई? 50 लाख लोग हिंदुस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के लिए चला गया, तो ये सब तो ट्रैफिकर है ही। अब उसका मतलब बच्चों का चाइल्ड पोर्नोग्राफी अवेलेबल है, कोई बना रहा है, कोई सेल करा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है। तो घर के अंदर बैठे बैठे हम लोग सोचते हैं बच्चे सेफ है, सेफ नहीं है। ये हम लोग सब मिलकर के, आपका मीडिया मिलकर के खास करेंगे ना, इसको आवाज़ उठाना चाहिए। आप जो उसका एक्सप्लॉयटेशन करने वाले, चाहे अपने पापा भी हो, अपने मम्मी भी हो, अपने गार्डियन भी हो, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि बच्चों को जानकारी हो कि उनका राइट्स क्या है, उनका अधिकार क्या है। ये जागरूकता आप देंगे ना तो बहुत अच्छा सुधार हो। तो ये आज की जो रिपोर्ट है ये हम बच्चों को समर्पित करते हैं, बच्चों के द्वारा, बच्चों के साथ, बच्चों के लिए, और उनका आज ऐसा सक्षम हो सके ताकि हम सबका भविष्य सुरक्षित हो। हम इस पूरे प्रक्रिया को ज़मीन स्तरी से उठाना चाहते हैं कि जब नीतियाँ निर्धारित होती हैं, जब एक्शन प्लान बनते हों, उनके पीछे बच्चों का उतना ही हक बने। हम ये पूछते हैं कि क्या उनकी वास्तविकता मैटर करती है कि नहीं। यदि मैटर करती है तो कैसे हम उन्हें आवाज़ दें, उनकी पहचान बनाएं और उनकी ज़रूरतें हमारी नीतियों को निर्धारित करें। और ये रिपोर्ट का ये भी प्रयास है कि पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न संस्थाओं के और विभिन्न क्षेत्रों के सबकी ज़रूरतें और सबकी सोच इकट्ठे मिलके उभर कर आए एक आवाज़ में, एक बुलंद आवाज़ में, कि सुरक्षित करें भविष्य आज का बच्चों के ज़रूरत को पूरा करते हुए। जी अब एक्शन कब लिया जाए? तो मेरा सपना ये है कि अगले साल का बजट, यदि उस बजट में सरकार बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप से, नॉट कॉस्ट के रूप से, इन्वेस्टमेंट के रूप से यदि अपनी योजना को कमिट करे आगे कि इस देश में जो 40% जनता है, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए हमारी योजना और योजना के जरिए हमारे जो रिसोर्सेज ये कमिटेड हैं, तो मैं समझूंगा कि हम क्रियान्वयन हो जाएगा इसका। यदि सरकार, हम और संस्थाएं ये नहीं करेंगी तो शायद बच्चे इन फैसलों को अपने हाथ में ले लें। तो इसके लिए उनके और हमारे आपस के टकराव की जगह जुड़ाव में हो सके तो हम इसको बहुत अच्छा समझेंगे। थैंक यू सर। आज यहाँ पे आपने मीटिंग अटेंड करी, किस तरीके से देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस होने वाली है इसके चलते, आगे क्या देखते हैं? तो जो आज हमारे साथ सबके साथ जो डिस्कशन हुआ वो स्पेशली बच्चों के लिए हुआ कि बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल करना है और कैसे उनके अधिकारों के लिए हमें खड़े रहना है। तो जिस तरह से आज बात हुई, यहाँ पर सभी थे, गवर्नमेंट का भी इंसान था और NGOs के भी लोग थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी आवाज़ आज सुनी गई है हमारे बच्चों की, तो मुझे लगता है आगे जाके ये कुछ ना कुछ ज़रूर वर्क करेगा और हम बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होंगे।